ये प्लेटो का मूल विचार है सबसे, फिलोसफर किंग का। तो देखिए इसमें क्या है, प्लेटो कहते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास सद्गुण है और उसको आप व्यवहार में लागू नहीं करते हैं तो फिर इसका मतलब आप ज्ञानी नहीं हैं। अगर आप अपने सद्गुण को या जो अच्छे गुण हैं आपके पास, अगर उसको व्यवहार में आप लागू कर रहे हैं तो फिर आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, ऐसा प्लेटो कहते हैं। क्यों? क्योंकि सद्गुणी व्यक्ति ही राज्य को बेहतर तरीके से चला सकता है और शासन कार्यों में वो भाग ले सकता है और अपनी जिम्मेदारी का वहन कर सकता है। तो सद्गुणी होना इसलिए आवश्यक है। तो देखिए सद्गुण ही ज्ञान का मतलब, देखिए एक पद्धति है प्लेटो की, उद्देश्यपरक पद्धति या टेलियोलॉजिकल मेथड कहते हैं उसको प्लेटो और अरस्तु दोनों अपनाते हैं और दोनों कहते हैं कि किसी वस्तु या किसी कार्य को करने का कोई उद्देश्य होता है उसका, तो या उसका लक्ष्य होता है कोई। तो उस अनुसार प्लेटो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है। तो जो सद्गुण है इसका क्या लक्ष्य है? ये न्यायप्रिय होना, शासक को भी ये होना चाहिए या आम आदमी को भी होना चाहिए। खासकर शासक के विषय में ये बताते हैं कि वे शासक को न्यायप्रिय होना चाहिए, सत्य प्रेमी होना चाहिए, मतलब उसको सत्य बोलना चाहिए, दयालु होना चाहिए और उसको दूरदर्शी भी होना चाहिए। न्याय को वो मानव आत्मा का आंतरिक गुण मानते हैं। वो कहते हैं कि न्याय कोई बाहरी चीज़ नहीं है, वो अंदर से निकलेगी। वो उसके लिए शिक्षा सिद्धांत को वो समझाते हैं। तो देखिए इसके लिए न्याय कहते हैं कि न्याय क्या होगा? आदर्श राज्य की सिद्धांत का, या न्याय जो होगा वो आदर्श राज्य की नींव होगा। और न्याय कैसे स्थापित होगा? न्याय स्थापित करने के लिए वो दो साधन बताते हैं, एक शिक्षा को बताते हैं, दूसरा साम्यवाद को बताते हैं। फिलोसफर किंग के विषय में कहते हैं और दूसरी आलोचना करते हैं अरस्तु कि अगर एक व्यक्ति को ही शासक बना दिया जाएगा और सारे अधिकार उसे दे दिए जाएंगे तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है। क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि सद्भावना और शक्ति ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं रह पाते। तो अरस्तु इस बात को गलत मानते हैं। वो कहते हैं पॉलिटी का शासन बेहतर होना चाहिए, मतलब विधि का शासन होना चाहिए, जनता की सहमति से शासन होना चाहिए। हम इस सिद्धांत के बाद ये शिक्षा सिद्धांत को समझते हैं, उसके बाद साम्यवाद के सिद्धांत को समझते हैं। प्लेटो शिक्षा को दो भागों में बांटते हैं, एक सैद्धांतिक शिक्षा, एक व्यवहारिक शिक्षा। सैद्धांतिक शिक्षा को वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि बीस वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा? प्रारंभ में 20 वर्ष तक संगीत और साहित्य को पढ़ाया जाएगा इसमें, और इसमें वो जोड़ते हैं इसके साथ साथ सैनिक शिक्षा को भी। कहते हैं सैन्य शिक्षा बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। देखिए शिक्षा सिद्धांत को प्लेटो ने जो दो जगह से लिया था,
यहाँ से क्या लिया, सैन्य शिक्षा। मतलब प्लेटो कहते हैं कि सैनिक शिक्षा सभी को दी जानी चाहिए, वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जो भी हो। और स्त्री पुरुष समानता, मतलब शिक्षा सभी को दी जानी चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और ये राज्य नियंत्रित होनी चाहिए, शिक्षा राज्य नियंत्रित होनी चाहिए। ये तीनों विचार, सैन्य शिक्षा और स्त्री पुरुष समानता और राज्य नियंत्रित होनी चाहिए शिक्षा, मतलब शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से राज्य करेगा। मतलब हमारे संविधान में जो लिखा है ना कि 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, वो उस टाइप, मतलब कि राज्य पूरी तरीके से व्यवस्था करेगा शिक्षा की। एथेंस से ये बौद्धिक शिक्षा को लेते हैं। प्लेटो एथेंस से बौद्धिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं और फिर अपना विस्तार से शिक्षा सिद्धांत देते हैं। तो देखिए 20 वर्ष तक इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की बात की है और 20 वर्ष के बाद एक एग्ज़ाम होगा, एक परीक्षा होगी, और जो उसमें फेल हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, उत्पादक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उत्पादक बन जाएगा। देखिए आगे चल के न्याय का आधार यही बनता है, शिक्षा सिद्धांत द्वारा ही निकलता है न्याय सिद्धांत। तो देखिए, तो वो क्या बन जाएगा, 20 वर्ष पे जो एग्ज़ाम होगा वो बन जाएगा उत्पादक बन जाएगा। फिर से 10 साल तक फिर से पढ़ाया जाएगा, 20 से 30 के बाद फिर एक एग्ज़ाम होगा, 20 से 30 साल तक फिर पढ़ाया जाएगा। फिर से एक परीक्षा हो, उसको बना दिया जाएगा सैनिक, सैनिक बना दिया जाएगा उसको। और जो इस परीक्षा में पास होगा फिर से 30 से 35 5 सालों तक फिर से उसको शिक्षा दी जाएगी। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें पढ़ाया जाएगा दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाएगा, मनोविज्ञान पढ़ाया जाएगा, नीति शास्त्र पढ़ाया जाएगा। मतलब दार्शनिक शासक बनने की जो योग्यता है, जिन सब्जेक्ट में या जिन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद दार्शनिक शासक कोई व्यक्ति बन सकता है, उसको ये पढ़ाया जाएगा 30 से 35 साल के बीच में। तो 5 सालों तक ये शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद 15 सालों तक व्यवहारिक शिक्षा, 15 वर्ष तक उस व्यक्ति को समाज में घूमकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करनी होगी कि लोग कैसे रहते हैं, क्या कैसे सोचते हैं, इन सब का मतलब उस कल्चर का अध्ययन करना होगा ताकि लोगों के विषय में वह व्यक्ति जान पाए अच्छे से। तब वो क्या बन पाएगा, दार्शनिक शासक बनने के योग्य हो जाएगा। राजनीतिक दर्शन का स्वाध्यायन, वो प्लेटो पर ये आरोप लगाते हैं कि प्लेटो स्वयं बनना चाहता था दार्शनिक शासक, इसलिए उसने इतने सिद्धांत दिए, क्योंकि वो ये मानने लगा था कि ऐसा व्यक्ति और कोई तो है ही नहीं मेरे अलावा, इसलिए वो इतना सिद्धांत देता है। तो ये 15 वर्ष जो है ये व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अब वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, दार्शनिक शासक बनने के योग्य हो जाएगा। अब देखिए 3 चीज़ें जो यहाँ से निकलती हैं। कहता है प्रारंभ में जो चीज़ें थी उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। ये कहता है कि उत्पादक वर्ग में क्या होगा, क्षुधा या भूख या एपेटाइट कहता है इसको ये। उसके बाद सैनिक वर्ग में क्या, कौन सा गुण होगा, मूल गुण इसका क्या होगा, साहस, साहस होगा या करेज होगा। और शासक वर्ग में क्या होगा, विवेक या बुद्धि, विवेक या बुद्धि। तो प्लेटो ने 3 स्टेज बताए शिक्षा में। पहला कहा कि 20 वर्ष तक शिक्षा दी जाएगी, उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा। अब उस एग्ज़ाम में जो फेल हो जाएगा उसको उत्पादक वर्ग में शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम जो होगा, जब 20 से 30 साल के बीच में शिक्षा दी जाएगी और 30 साल पे एक एग्ज़ाम होगा,
फिर उसमें जो फेल हो जाएगा वो क्या बनेगा, सैनिक बन जाएगा। और उसके बाद जो उसमें पास हो गया वो शासक बनने के लायक होगा। अब इसमें कौन सा गुण ज़्यादा होगा, विवेक, मतलब जो ज़्यादा बुद्धिमान होगा वो सभी एग्जाम पास कर लेगा और लास्ट में वो जाके दार्शनिक शासक बनने के योग्य हो जाएगा। तो ये प्लेटो शिक्षा सिद्धांत द्वारा अपने ये डिसाइड करते हैं कि समाज में 3 वर्ग बन जाएंगे और समाज में न्याय स्थापित हो जाएगा। यहीं से ये दार्शनिक शासक का भी निकाल रहे हैं, शिक्षा सिद्धांत द्वारा ही। शिक्षा सिद्धांत द्वारा ही ये प्लेटो इसको बताते हैं कि कैसे बनेगा न्याय सिद्धांत हमारा, या न्याय कैसे स्थापित होगा। इन्होंने कहा ना कि उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग 3 वर्ग हो गए और अपना अपना कार्य अब ये करेंगे तो समाज में न्याय स्थापित रहेगा। मतलब ये कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत को अपनाते हैं और ये मान लेते हैं कि, तो इसकी आलोचना जो की जाती है, इसकी आलोचना क्या की जाती है कि प्लेटो शिक्षा सिद्धांत द्वारा अपने डिसाइड कर दे रहे हैं। क्या डिसाइड कर दे रहे हैं, एक वर्ग एक कार्य। मतलब कि जो उत्पादक वर्ग में शामिल हो गया वो दूसरा कार्य नहीं कर सकता। जो सैनिक बन गया वो सिर्फ सैनिक रहेगा जीवन भर। जो शासक बन गया वो शासक ही रहेगा। वो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये मतलब यहाँ पे क्या ज़रूरी है कि जो व्यक्ति न्यायाधीश हो वो समाज के विषय में सोच नहीं सकता या वो सैनिक नहीं बन सकता। तो ये कहते हैं कि योग्यता जो है या चहुमुखी विकास जो होता है व्यक्ति का, प्लेटो उस पर ध्यान नहीं देते। तो इसलिए प्लेटो की आलोचना की जाती है इस मामले को लेकर। एक वर्ग एक कार्य एक कर्तव्य को ये महत्व देते हैं। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं प्रमुख, सबसे पहले ये कि राज्य द्वारा ये नियंत्रित होगी, राज्य शिक्षा का सारा खर्च वहन करेगा। दूसरा, शिक्षा केवल अभिभावक वर्ग हेतु, ये शिक्षा सिर्फ देना चाहते हैं किसको, अभिभावक वर्ग को। कौन, अभिभावक वर्ग में 2 वर्ग शामिल हैं इनके, एक कौन है, शासक, दूसरा है सैनिक। तो ये 2 वर्ग हैं, शासक और सैनिक अभिभावक वर्ग में शामिल है ये।
प्लेटो साम्यवाद का सिद्धांत भी इन्हीं अभिभावक वर्ग, शासक और सैनिक पर ही लागू करता है, वो उत्पादक वर्ग पे वो लागू नहीं करता है साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो स्त्री पुरुष समान शिक्षा की बात करते हैं। प्लेटो की एक पद्धति है सादृश्यात्मक पद्धति या एनालॉजी मेथड कहा जाता है उसको। तो उसमें कहते हैं वो कि तुलना करते हैं, कहते हैं कि जब हम कुत्ता और कुतिया में फ़र्क नहीं करते हैं रखवाली के लिए, तो फिर शिक्षा के लिए क्यों फ़र्क करें स्त्री और पुरुष में। तो शिक्षा सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए, प्लेटो ऐसा कहते हैं। और सैद्धांतिक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा दोनों की बात करते हैं ये, खासकर अभिभावक वर्ग के लिए, खासकर शासक वर्ग के लिए, कि शिक्षा जैसे कि सैद्धांतिक शिक्षा मतलब आप स्कूल में जाके प्राप्त करेंगे उसको, वो 35 साल तक उन्होंने कहा, उसके बाद 15 साल वो जाके समाज में प्राप्त करेंगे, उसको व्यवहारिक शिक्षा कहता है प्लेटो। तो ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा की बात करते हैं। और मानसिक और शारीरिक शिक्षा दोनों, मतलब स्पार्टा में क्या होता था, सैनिक शिक्षा पर बल दिया जाता था, राज्य द्वारा नियंत्रित थी शिक्षा वहाँ पे, और स्त्री पुरुष को समान शिक्षा दी जाती थी। तो ये गुण प्लेटो ने स्पार्टा से ले लिया। और एथेंस में बौद्धिक शिक्षा पर बल दिया जाता था, तो एथेंस से बौद्धिक शिक्षा को ग्रहण कर लिया प्लेटो ने और अपना न्याय सिद्धांत बेहतर तरीके से बनाया। तो प्लेटो दोनों की बात करते हैं, मानसिक और शारीरिक शिक्षा की। फिर कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत माना जाता है इनका। ये कहते हैं कि एक कार्य एक वर्ग करेगा, मतलब उत्पादक वर्ग जो है वो सिर्फ उत्पादन का कार्य करेगा या व्यापार का कार्य करेगा, शासक वर्ग जो है वो सिर्फ शासक रहेगा, और सैनिक वर्ग जो है वो सिर्फ सैनिक रहेगा। वो एक दूसरे के कार्यों में तीनों हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इससे हमारे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी अगर वो हस्तक्षेप करेंगे एक तीसरे के राज्य में तो, या एक दूसरे के कामों में तो। और आर्किटेक्टियन थियरी कहते हैं इसको, एम.बी. फोस्टर। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट होता है ना एक, वो ढांचा बनाता है एक अपने माप तोल के हर हिसाब से कि कैसा बेहतर रहेगा। तो फोस्टर कहते हैं कि प्लेटो ऐसा ही बनाते हैं अपने न्याय सिद्धांत को, कि वो एक ढांचा बनाए कि उत्पादक वर्ग हो गया, फिर सैनिक वर्ग हो गया, शासक वर्ग हो गया। तो वो इसको आर्किटेक्टियन थ्योरी कहते हैं। इसलिए ये कई एग्जामों में पूछा गया है कई बार, खासकर नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हो अगर आप, तो उसमें पूछा जाता है कि प्लेटो के सिद्धांत को आर्किटेक्टियन थ्योरी कौन कहता है, तो एम.बी. फोस्टर कहते हैं उसको। तो ये रहा प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। कम्युनिज्म या साम्यवाद जो है, साम्यवाद का सिद्धांत जो है ये विस्तार से जुड़ा हुआ है किसके साथ, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के साथ। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद को विस्तार से समझाया है, बताया है। लेकिन सबसे पहले साम्यवाद का सिद्धांत दिया किसने था, प्लेटो ने दिया था। प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत थोड़ा सा अलग है कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से, लेकिन साम्यवाद मतलब सिर्फ समानता की बात करता है, हर जगह पे हर तरीके की समानता होनी चाहिए, साम्यवाद यही मानता है। तो प्लेटो ने भी यही माना था। जैसे कि साम्यवाद, दो साम्यवाद था उनका, दो तरीके का। एक था परिवार संबंधी साम्यवाद, एक था संपत्ति संबंधी। परिवार संबंधी साम्यवाद में क्या था, स्त्री का साम्यवाद। संपत्ति में क्या था, धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरा मोती जो भी हो, जो धन के कैटेगरी में आता हो। तो प्लेटो की मूल समस्या क्या थी भाई, आदर्श राज्य वो स्थापित करना क्यों चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे भ्रष्टाचार था, और भ्रष्टाचार था तो न्याय स्थापित नहीं था वहाँ पे। तो आइडियल स्टेट का अपने उन्होंने विचार दिया। तो आइडियल स्टेट के विचार में ये सब विचार दिए। तो वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार होने का कारण क्या होता है, दो होते हैं। कौन कौन से, एक कंचन और दूसरा कामिनी। कंचन मतलब धन संपत्ति, सोना चांदी, कामिनी मतलब स्त्री। हमेशा से आप देखें अपने आसपास ही, हमेशा इंसान के केंद्र में क्या रहता है, दो चीज़ें, एक स्त्री, दूसरा संपत्ति। इसी के ये केंद्र में रहता है दोनों, और इंसान इसी के चारों तरफ घूमता रहता है। आप स्वयं पर देखें और आसपास देखें अपने, या फिर आप इतिहास पढ़ें तो उसमें पता चलेगा कि जितने भी युद्ध हुए हैं ज़्यादातर वो
बस संपत्ति के लिए, लूटने के लिए, या फिर कई युद्ध तो हमारे यहाँ ऐसे भी हुए हैं जो सिर्फ स्त्रियों को लिए हुए हैं। तो ये बड़ा कारण रहा है। प्लेटो ने इसको आज से 2300 साल पहले ही बताया था और वो आज तक चला आ रहा है। हालांकि प्लेटो को आदर्शवादी विचारक कहा जाता है, लेकिन प्लेटो के जो सिद्धांत हैं आपको लगभग दिखेंगे ये कि ऐसा लगभग होता है। अरस्तु ने सबसे ज़्यादा आलोचना करी है प्लेटो के सिद्धांतों की, जो कि उसका शिष्य था। तो वो कहता है कि देखिए, भ्रष्टाचार कोई व्यक्ति करता क्यों है, जो शासक बन जाता है वो भ्रष्टाचार करता क्यों है? क्योंकि उसका अपना परिवार होता है, इसलिए वो संपत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहता है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो वो कहता है कि किसी की अपनी स्त्री नहीं होगी निजी, किसी की अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी निजी। संपत्ति जो भी होगी पूरी राज्य की होगी। आप सिर्फ शासक हैं, सैनिक हैं या उत्पादक वर्ग हैं। देखिए, निजी संपत्ति के बारे में बात करता है वो कि उत्पादक वर्ग अपने निजी संपत्ति और निजी परिवार रख सकता है, लेकिन जो अभिभावक वर्ग में कौन शामिल है? सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। तो इन दो वर्गों के लिए साम्यवाद का सिद्धांत लाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिकार उन्हीं के पास होते हैं, तो वही उसका ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाएंगे। तो इसलिए इन दोनों के ऊपर वो लागू करता है साम्यवाद का सिद्धांत। हालांकि प्लेटो ने बाद में आकर अपनी लास्ट में जो किताब लिखी लॉज, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है